नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बात हम करना चाहते हैं इंडिया ब्लॉक, जिसके बारे में देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर ने कहना शुरू किया है कि देखिए, नीतीश कुमार को इसलिए बीजेपी ने अपने साथ किया ताकि यह एक इतिहास बन जाए कि देश में कोई विपक्ष भी था जिसका नाम इंडिया था। और दूसरी ओर नीतीश कुमार, जिन्हें इंडिया ब्लॉक की मां कहा जाता था, जैसे ही वे इंडिया ब्लॉक से अलग हुए, हम महा झगड़ा, महा लड़ाई भी देख रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कांग्रेस का क्या है, 300 सीटों पर चुनाव लड़कर 40 भी जीत जाए, यह कहना गारंटी नहीं दी जा सकती। और कह रहे हैं कि यदि राहुल गांधी में इतना गट्स है तो वह बीजेपी के प्रदेशों में जाकर क्यों नहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ करते हैं। यह भी कह रही है कि इस यात्रा का मकसद क्या है। यह लिटिल ओवर एक फोटो शूट है, मतलब छोटा सा फोटो शूट है, छोटे से थोड़ा सा बड़ा। और साथ में यह कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर आप सुरसुरी पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो फिर ऐसे में आपके साथ झगड़ा देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की घोषणा जारी हो गई। इंडिया ब्लॉक क्या एक हिस्ट्री बन जाने की ओर बढ़ रहा है कि हाँ, एक इंडिया ब्लॉक बना था, नीतीश कुमार गए तो सब कुछ खत्म। और ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि भाई, हमने कहा था 2 सीट पर लड़ लो, लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं, तो हमने कहा 42 पर लड़ लो, तो यह भी बात नहीं मानी गई। तो ममता बनर्जी से तो बात टूट गई दिखाई पड़ती है। नीतीश कुमार उधर चले ही गए। अरविंद केजरीवाल से बात बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। पंजाब में बिल्कुल साफ साफ लड़ाई है। तो क्या इंडिया ब्लॉक एक हिस्ट्री बनता दिख रहा है और कांग्रेस वैसी स्थिति में पहुंच गई है जहां से 40 सीटें जीत पाना भी संभव नहीं होगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं यह कैसी मूर्खता है, यह कैसा घटिया फैसला है कि जब आपकी पूरी बटालियन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो, जिसे युद्ध लड़ना हो, और कमांडर जो है हेडक्वार्टर छोड़कर कहीं घूम रहा है। ऐसा कहीं होता है क्या? हाँ? तो इन सारी परिस्थितियों में इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या देख रहे हैं आप अजीत जी? नीतीश कुमार तो है नहीं। देखिए, हम लोग पहले बहुत दिनों से, जब से हम लोगों ने नीतीश कुमार की चर्चा शुरू की, तब से हम लोग चर्चा करते रहे। कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया हम लोगों ने कि नीतीश कुमार प्राइम मूवर थे और इसलिए जी। बीजेपी चाह रही है कि वो उस ब्लॉक से बाहर निकल जाए, उनको किसी तरह से अलग किया जाए। ये एकदम गोल समझ में आ रहा था कि नीतीश कुमार सीटों का कितना फायदा करेंगे, बिहार में वोट का कितना फायदा करेंगे, वो एक लोभ है, वो एक फायदा दिख रहा था बीजेपी को। लेकिन परसेप्शन के स्तर पर, धारणा के स्तर पर वो पूरे देश में उनके हटने से एक मैसेज जाएगा, और वो मैसेज सचमुच गया है, जिसकी ओर प्रशांत किशोर इशारा कर रहे हैं। तमाम मीडिया में उन्होंने मीडिया का भी हवाला दिया कि मीडिया में अब यही चल रहा है कि नीतीश कुमार अब चले गए तो अब इंडिया में क्या बचा। तो जी। ये भी एक परसेप्शन के स्तर पर एक कह सकते हैं कि ये चर्चा हो गई है शुरू। अगर रहते भी वो, तब भी ऐसा नहीं है कि मीडिया दिखाने जा रहा था कि इंडिया बहुत मजबूत एक ब्लॉक है। वो जी। रहते तब भी मीडिया नहीं ही दिखाता, क्योंकि मीडिया का तो हम्म। आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, उसका क्या रुझान है, वो लोग किस तरह से बीजेपी के मुकाबले जो विपक्ष का की ताकत है उसको किस तरह से पेश कर रहे हैं। लेकिन जी। वो उनके जाने के बाद निश्चित रूप से धारणा के स्तर पर एक नुकसान हुआ है। नीतीश कुमार के हटने से, नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ है। सीटों का भी फायदा होगा बिहार में और जी। धारणा के स्तर पर भी एक फायदा हुआ है। लेकिन जो अभी अगर ये पूछें कि इंडिया की क्या स्थिति है, इंडिया ब्लॉक अभी कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, तो मेरा मानना है कि ये पहले की तरह ही जो यूपीए था पुराना, वो बचा हुआ रहेगा हमेशा, और वही चुनाव लड़ेगा पुराने वाले एनडीए के साथ। ये मतलब जो, इंडिया नहीं रहेगा, यूपीए रहेगा। हाँ, नाम इंडिया रहेगा, लेकिन उसका जी। फॉर्मेशन जो होगा, उसका स्ट्रक्चर जो होगा, उस वो जी। स्ट्रक्चर जो है वो यूपीए वाला होगा। आपने हम्म। देखा ना कैसे बीजेपी ने 38 पार्टियों की बैठक की एनडीए की, तो वो थोड़े 38 पार्टियां हैं। असली तो एनडीए वही है जो एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से चला आ रहा है। तो जी। वो एनडीए है। उसी तरह से यूपीए है, जिस जो इंडिया है, एक या दो कोई पार्टी अगर अपवाद के लिए जुड़ी रहती है, जैसे शिवसेना
का जो उद्धव ठाकरे गुट है वो रहता है। तो इस तरह की एक कोई पार्टी, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो जाती है, बाकी सब वही पार्टियां रहेंगी जो पहले से यूपीए का हिस्सा है, और उनके बीच ज्यादा समस्या भी नहीं आएगी क्योंकि पहले से उनकी सीटें बटी हुई हैं। वो लोग पहले से मिलकर चुनाव लड़ते रहे, लोकसभा के चुनाव लड़ते रहे, विधानसभा के चुनाव लड़ते रहे। तो इंडिया जो एक जिस उम्मीद के साथ इंडिया का गठन हुआ था, वो उम्मीद तो अब नहीं रही, वो इंडिया अब नहीं रहा। जी लेकिन एक विपक्ष है, मजबूत विपक्ष फिर भी है। देखिए, जिन राज्यों में, कुछ एक राज्यों को छोड़ दें, तो जहां लड़ाई होनी है वहां तो लड़ाई होनी है, वहां तो मजबूत यूपीए लड़ेगा। अभी अगर महाराष्ट्र नहीं बिगड़ता है तो वहां जो पुराना, जिसको महाविकास आघाड़ी जिसका नाम था, तो उस जी महाविकास आघाड़ी की तो स्थिति बहुत मजबूत है। और एक एक बड़ी दिलचस्प बात है, जैसे आपने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा कि वो 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, उसी तरह से कल जो महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई मुंबई में, उसके बाद एक उनके एलाई पार्टनर है प्रकाश अंबेडकर, वो प्रपौत्र हैं बाबा साहेब अंबेडकर के, और अपनी एक वंचित बहुजन विकास आघाड़ी एक पार्टी चलाते हैं, उनको भी शामिल जी किया शिवसेना ने उस गठबंधन में। उन्होंने बाहर निकल के कहा कि इंडिया अब खत्म हो गया है। ये बात दो टूक अच्छा कही उन्होंने कि इंडिया अब खत्म हो गया है। और उनके बगल में प्रदेश अध्यक्ष खड़े थे कांग्रेस के नाना पटोले, और दूसरे साइड शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत। इन दोनों की जी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि इंडिया खत्म हो गया है। संजय राउत ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश अंबेडकर का कहना था कि देश में खत्म हो गया है, हम महाराष्ट्र में उसको नहीं खत्म होने देंगे। तो महाराष्ट्र 48 एमपी वाला सीट है, जैसे उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से, एमपी सीट, लोकसभा सीट्स के हिसाब से। जी और पिछली बार 41 सीट जीती थी वहां बीजेपी और शिवसेना ने। जो यूपी एनडीए था उसने 41 सीट जीती थी, एकदम बिहार टाइप का रिजल्ट हुआ था। बिहार में जी 40 में से 39 जीते थे, और महाराष्ट्र में 48 में से 41 जीते थे। अब वहां शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी का शरद पवार गुट, कांग्रेस पार्टी, ये 3 पार्टियां एक साथ हैं जो बड़ी हैं। उसके अलावा प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उसके अलावा राजू शेट्टी की पार्टी है। ये 5 लोग एक साथ आए हुए हैं, तो मजबूत है इंडिया वहां। इंडिया, अभी तो इंडिया ही नाम है, ऐसे महाविकास आघाड़ी वहां बोलते हैं, वो मजबूत है। इसी लेकिन तरह से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन चल रहा है अमित शाह का। वो बिहार के बाद एक चर्चा थी कि महाराष्ट्र में हो सकता है कि, चूंकि बीजेपी जी को यह एहसास हो गया है कि उसने अजित पवार को तोड़ तो लिया है और एकनाथ शिंदे को सीएम भी बना रखा है, लेकिन शिवसैनिक जो हैं वो रह गए हैं उद्धव ठाकरे के साथ, और जी एनसीपी का जो कोर मराठा वोट है वो रह गया है शरद पवार के साथ। और तभी आप देखिए कि अभी पिछले दिनों जो मराठा आरक्षण देने की बात हुई आनन फानन में ओबीसी को नाराज करके, उसका भी मकसद कहीं ना कहीं यही था कि जो मराठा वोट अभी चिपका हुआ है पूरी तरह से शरद पवार के साथ मराठवाड़ा में, और ये बड़ी आबादी है, 30-32% आबादी मराठों की है, वो अगर जी चिपका हुआ है शरद पवार के साथ, तो उसको कैसे अलग करें। अगर मराठा वोट नहीं अलग कर सकते हैं, तो किस तरह से ओबीसी, दलित, या जो हिंदुत्ववादी वोट है उसको ले आए। तो क्या उद्धव ठाकरे आ सकते हैं वापस? अगर वो छोड़ दें तब तो फिर पूरा बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा, 360 डिग्री बिल्कुल हो जाएगी कि भाई 2 ही लोग तो नए आए थे एनडीए से निकल करके यूपीए या इंडिया की तरफ। एक जी नीतीश कुमार आए थे, दूसरे उद्धव ठाकरे आए हैं। नीतीश कुमार चले गए, अगर उद्धव ठाकरे भी चले जाते हैं तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो बैक टू स्क्वायर वन है, फिर आप तो पुराना ही यूपीए रह गया। अभी तो सिर्फ अपवाद के लिए वो एक चेहरा बचा हुआ है उद्धव ठाकरे का। तो निश्चित रूप से बीजेपी का ऑपरेशन महाराष्ट्र में भी चल रहा होगा, क्योंकि उसको पता है, खतरा पता है उसको, कहां कहां खतरा था। और वो खतरा नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों ने अगस्त 2022 में बताया था, खुल के बताया था कि कहां जी 40-50 सीटें कम हो सकती हैं। बिहार में कम हो सकती हैं, बंगाल में कम हो सकती हैं, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, ये 4 स्टेट थे। तो अभी ये नीतीश कुमार के जाने से बिहार तो चला गया, बिहार अब नहीं है, बिहार को आप एक अब एनडीए का मजबूत स्टेट मानिए, लेकिन जी कर्नाटक, महाराष्ट्र अब भी है, और पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो इंडिया का डिससर्विस है, नुकसान कर रही हैं इंडिया का। और वो जिस कॉज को लेकर के बताती हैं कि वो जिस कॉज की चैंपियन है, वो अपने को बताती हैं कि हम बीजेपी से लड़ने के कॉज के चैंपियन हैं, हम ही बीजेपी से लड़ेंगे। तो अभी जी वो बीजेपी से लड़ाई को कमजोर कर रही हैं। और ये सब आदमी इस बात को समझ रहा है कि अब जब अगर इंडिया टूटा है या नीतीश कुमार छोड़ के गए हैं, तो उसमें एक उनका भी तो रोल है। ममता बिल्कुल नहीं तो नीतीश कुमार के नाम पर पहली आपत्ति की थी कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाए अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के। तो जी वो तो अगर अगर गई नीतीश कुमार, तो इसके लिए वो कांग्रेस को कैसे दोष दे सकती हैं? इसके लिए तो दोषी वो खुद ही हैं, नीतीश कुमार के छोड़ के जाने के लिए। और अभी जो उनकी लड़ाई है, देखिए, ये पिछले कुछ समय से देखने को मिला है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में,
कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की तरफ हो रहा है। जी कांग्रेस रहेगी, माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता उस तरफ जाएंगे, अल्पसंख्यक वोट उस तरफ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि पूरे देश में कांग्रेस ही लड़ रही है और अगर कोई उम्मीद है तो कांग्रेस से ही है, किसी प्रादेशिक छत्रप से नहीं है। और नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद अल्पसंख्यकों की उम्मीदें और भी टूट गई हैं प्रादेशिक छत्रपों से। उनको लग रहा है जी कि किसी प्रादेशिक छत्र पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कौन कब चला जाए बीजेपी के साथ कौन जानता है। और जो लोग पहले बीजेपी के साथ रहे हैं उनको लेकर के तो और भी आशंका है, क्योंकि बीजेपी के साथ जितने लोग रहे हैं सब बारी बारी जा रहे हैं। एचडी देवगौड़ा चले बिल्कुल। गए, नीतीश कुमार चले गए, ममता बनर्जी भी रही हैं बीजेपी के साथ, सरकार में मंत्री रही हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और शरद उद्धव ठाकरे भी हैं, वो भी बीजेपी के साथ रहे हुए हैं लंबे समय तक। तो एक बीजेपी वो अल्पसंख्यक मतदाताओं में एक अविश्वास की स्थिति है दूसरी पार्टियों को लेकर के, कांग्रेस को छोड़ करके। तो जी ममता बनर्जी की जो बेचैनी आप देख रहे हैं वो इसकी वजह से है कि अगर मेहनत करती है कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में, तो वो अल्पसंख्यक वोट को नुकसान पहुंचा सकती है, डैमेज कर सकती कहा है। तो रही है, सुसुरी सुसुरी पैदा कर रहे हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। तो ये उनकी चिंता है। देखिए पिछली बार जी वो इस जब विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो उनको कोई खतरा नहीं था। तब भी हम्म उस समय भी वहाँ का एक बड़ा सिद्ध, बड़ा मशहूर और मजबूत एक मुस्लिम धर्म गुरु का केंद्र है फुरफुरा शरीफ, जिसको फुरफुरा शरीफ के इमाम ने भी पार्टी बनाई थी और वो भी जी चुनाव लड़े। लेकिन ममता बनर्जी ने उनकी कोई परवाह नहीं की थी। उनको पता था कि विधानसभा चुनाव जिस अस्मिता के मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं, बांग्ला अस्मिता के मुद्दे पर, उसमें हमको कोई खतरा नहीं है मुस्लिम वोट टूटने का, वो एक मुश्त हम ही को मिलेगा। तभी वो काली पाठ करती रही, काली पूजा करती रही, काली पाठ करती रही मंच से और चुनाव जीत गई। अभी उनको वास्तविक चिंता दिख रही है क्योंकि कांग्रेस की तरफ अल्पसंख्यक वोट का रुझान दिख रहा है। कांग्रेस जी को, और कम से कम अगर 4 ही जिलों में, जिन जिलों में अभी उनकी यात्रा घूमी है राहुल गांधी की, उन्हीं जगहों पर अगर वो कर दें, मुर्शिदाबाद और मालदा में ही कर दें, जो 4-5 सीटें हैं वहीं की, मुर्शिदाबाद, मालदा उत्तर दक्षिण की सीटें हैं, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, बहरामपुर, यही 5 सीटें डिस्टर्ब कर दें, तो कांग्रेस को इन्हीं में से 2 सीटें मिली हैं, 3 जी सीट और ले सकती है कांग्रेस। तो ये उनको इस बात की चिंता है कि कांग्रेस वोट का नुकसान कर सकती है अगर वो कह रही है कि आप लेफ्ट के साथ छोड़िए तब हम साथ में घूमेंगे। कांग्रेस लेफ्ट का साथ छोड़ दे, ठीक है, तो तब उनको पता है कि तब फिर कोई साथ नहीं देगा कांग्रेस का, फिर मुसलमान का जो एक रुझान है वो खत्म हो जाएगा और वो आ जाएगा इनके साथ। तो वो चाह रही है कि पहले कांग्रेस लेफ्ट का साथ छोड़ दे, जो लेफ्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है, और छोड़ जी करके अकेले हो जाए, फिर ममता बनर्जी कहेंगे कि हम 2 ही सीट देंगे, तो फिर ये लोग क्या करेंगे। तो कांग्रेस एक तरह से लेफ्ट के नेताओं को अभी लिए हुए है साथ में, और दोनों पिछली बार जब अलग अलग लड़े थे तो 12% वोट आया था। इनको उम्मीद है कि अगर इस बार भी हम लोग लड़ते हैं तो हम लोग कुछ सीटें जीत सकते हैं। हालांकि उस लड़ाई का सीधा फायदा बीजेपी को होगा, अगर ट्रायंगुलर फाइट होती है, मुस्लिम वोट टूटता है, तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए वहां बीजेपी बिल्कुल। अभी तमाशा देख रही है इन लोगों के आपस की लड़ाई में। जी तो अब जो आपने जो पहला सवाल किया कि इंडिया का अब क्या भविष्य माना जाए, उसका क्या क्या इतिहास बन जाएगा, तो इंडिया तो एक तरह से समझिए कि अब इतिहास ही हो रहा है, चूंकि इंडिया नाम से इतिहास हुआ। कोई बहुत उसकी प्रासंगिकता नहीं रह गई है। जी लेकिन जो विपक्ष का गठबंधन है वो अब भी मजबूत है। हम उसको भी अभी बहुत कमजोर हुआ और खत्म हो गया नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पूरा दक्षिण जो विपक्ष की पॉलिटिक्स है। देखिए हम जी अभी, फिर आपने प्रशांत किशोर की बात से शुरू की है, उन्होंने वो अंग्रेजी का जो अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस अड्डा प्रोग्राम में वो गए हैं और वो डिटेल इंटरव्यू उनका हो सकता है कल आएगा। लेकिन जी उसका जो लिस्ट छपा है उसमें उन्होंने बहुत मार्के की बात कही, और आंकड़ों के मामले में उनकी बात को एक एक भ्रम मानना पड़ता है। मान करके जो है उसको स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि तमाम कोशिश के बावजूद बीजेपी को 38% वोट आता है और 62% वोट उसका विरोधी है। जी बीजेपी सारी विपक्षी पार्टियां बहुत मजबूत नहीं है, विपक्षी पार्टियों को उतना वोट नहीं है, लेकिन विपक्ष में वो इतना वोट है। उन्होंने बड़ा जी कैटेगोरिकली वर्ड प्ले किया है कि विपक्षी पार्टियां नहीं, विपक्षी पार्टियां उतनी मजबूत नहीं है लेकिन विपक्ष मजबूत है। जो जी एंटी नरेंद्र मोदी सेंटीमेंट है, एंटी बीजेपी सेंटीमेंट है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट डालने वाला जो सेंटीमेंट है, वो 62% 60% लोगों में है। और उन्होंने दूसरी बात बहुत अच्छी कही कि आपको सभी 60% वोट लेने की जरूरत नहीं है, आपको उस 60% का 60% लेना है। अगर उस बिल्कुल। 60% का आप 60% लेते हैं तो आप 36-37% वोट पर पहुंच जाते हैं और सीधा सीधा बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में आ जाते हैं।
तो वो स्थिति है, वो स्थिति अभी 60% का 60% एकजुट होकर के ये लोग भले न ले पाए, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां अभी एक्टिव हैं, उनका उतना वोट अभी दिख रहा है कि वो जो एंटी बीजेपी वोट है, उसके 60-70% में इन लोगों की पहुंच है, उतनी पकड़ है। जी दक्षिण के राज्यों से लेकर के हो या उत्तर के राज्यों में, अगर जो ताजा आंकड़े हैं हम लोग उनको काउंट करके चलें, जैसे अभी जिन 3 राज्यों में भी कांग्रेस हारी है, वहां भी उसको 40-40% वोट आया है। तो जी इसका मतलब कि वो एक वोट का उतना वोट इन लोगों के पास है। अब उस हम्म, वोट को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वो जो आपका सपोर्ट है, उस सपोर्ट को वोट में ट्रांसलेट करके और कैसे वो वोट ले लेंगे आप बीजेपी के मुकाबले खड़े होकर के, ये बड़ी बात है। ये अभी भी इस बात को डेलिबरेट करने की जरूरत है, इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि कैसे जितने गठबंधन के सहयोगी बचे हैं उनके साथ मिलकर के हम बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा कर दें, ताकि जो एंटी बीजेपी 60% के करीब वोट है उसका मैक्सिमम हम ले सकें। लेकिन अगर क्या अब ये भी संभव हो स्थिति पाएगा बने, अब? अजीत जी, अब संभव हो पाएगा? क्योंकि जो कमांडर है उसे तो हेडक्वार्टर से मतलब ही नहीं है, और जो रास्ते हैं और जिस तरीके की रफ्तार है उसमें तो दिखता ही नहीं। और आपने जो बात कही कि राहुल गांधी जो मुस्लिम वाले इलाके हैं उसे फोकस कर रहे हैं, हमने बिहार में भी देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई तो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, और यह ट्रेंड भी देखा गया है कि जब मुसलमान किसी पार्टी के पक्ष में गोलबंद होते हैं तो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो जाता है, और इसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को, मतलब बीजेपी को प्राप्त होता है और उनके सहयोगी दलों को। तो ये तो मुस्लिम मतों के चक्कर में सब कुछ डुबा बैठेंगे राहुल गांधी। बिल्कुल। अब पता नहीं उन्होंने बिहार में क्यों मुस्लिम इलाकों को फोकस किया, वो हमको लगता है कि यात्रा के रूट की वजह से हुआ। क्योंकि जी एक तो पहले इस जो ये प्रशांत किशोर की भी बात है, और कांग्रेस में भी आधे से ज्यादा लोग इस बात के खिलाफ थे यात्रा करने के। हम्म, और ज्ञानेश्वर जी स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहते थे कि ये यात्रा हो। जी लेकिन यहाँ जब जब राहुल गांधी के जो एनजीओ टाइप के सलाहकार हैं, जिस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, जो हम्म, जो एनजीओ टाइप के और जेएनयू से पढ़े लिखे जो उनके वामपंथी मित्र बने हैं नए नए, जैसे सीताराम येचुरी हैं, उनके सबसे खास सलाहकार ये हैं। वो राहुल गांधी सीताराम जी, येचुरी को बॉस कह के संबोधित करते हैं, और उनको हम्म, बॉस जो है सो जो समझाते हैं उस पर वो अपना लगे रहते हैं। तो जो वामपंथी विचारधारा के उनके सलाहकार हैं, जो गैर सरकारी संगठनों के एनजीओ चलाने वाले योगेंद्र यादव टाइप के जो लोग हैं, ये सब लोग इस तरह से उन्होंने गाइड किया, अभी यात्रा शुरू करा दी। अब इस हम्म, यात्रा को जिस तरह से प्लान किया गया, उस यात्रा के रूट में बिहार के वही इलाके आ रहे थे। अब वो जी उस यात्रा के रूट में वो आ ही नहीं सकते थे नॉर्थ बिहार की तरफ। हम्म, उनको वहीं सीमांचल के इलाके से निकल जाना था, तो वो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार होकर के चले गए बंगाल में। अच्छा, उस जी इलाके से जो लगता हुआ बंगाल का इलाका है, वो भी मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां भी हम्म, वो उसी में गए। उसी वो मुर्शिदाबाद और मालदा गए, और फिर वहां से जो वो झारखंड में घुसे हैं, तो वो इलाका भी वही मुस्लिम बहुल इलाका है, जो जिसको लेकर के बीजेपी टारगेट करती है, पाकुड़ और साहेबगंज का इलाका, मतलब दुमका के जी साथ लगता हुआ जो संथाल परगना का इलाका है, जिसको लेकर के अमित शाह ने अपने देवघर की सभा में कहा था कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, इस इलाके का बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, आदिवासियों की जमीनें हड़प रहे हैं, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। तो ये वही इलाका जी है, पाकुड़ और हाँ साहेबगंज का बिल्कुल। इलाका, जहां उनकी अरे यात्रा पहुंची। जो बीजेपी के कई नेता जो हैं वो तो कहने लगे कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो मियाँ यात्रा है, मुस्लिम यात्रा है। और ये तो हमने यह भी देखा कि जब राहुल गांधी बिहार आए, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, यदि बिहार के बाकी हिस्सों में लोगों से पूछेंगे, देखिए संचार तंत्र और प्रचार तंत्र कितना कमजोर है, तो किसी को पता ही नहीं है कि राहुल गांधी बिहार आए भी थे और उन्होंने कोई संदेशा भी छोड़ा है, क्योंकि लालू तेजस्वी गए नहीं। और इस तरीके से यात्रा हो रही है जिसका कोई फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उसमें सच्चाई दिखती है। तो तभी इसी वजह से कांग्रेस के जितने सीजन पॉलिटिशियन हैं, जितने समझदार नेता हैं, वो सब इसका हम्म, विरोध कर रहे थे कि इस समय यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अभी गठबंधन की बात होनी है, तालमेल तय होना है, सीटों का बंटवारा होना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना है, पार्लियामेंट का सेशन है। अभी जी देखिए, आप याद करिए पिछला सत्र, पिछले साल का सत्र मार्च का, जब वो फरवरी फरवरी का जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, और राहुल गांधी ने उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की थी विपक्ष की जी तरफ से। उन्होंने 50-55 हम्म, मिनट का भाषण दिया था, और ये बजाबता फैक्ट है कि जो उस चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया, हम्म, प्रधानमंत्री के उस जवाब से कई गुना ज्यादा सोशल मीडिया में राहुल गांधी का वो भाषण देखा गया था, जो उन्होंने बिल्कुल। सदन में खड़े होकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण दिया था।
तो अब जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया और किसने चर्चा की शुरुआत की, चर्चा शुरू भी हो गई, भाषण हो गया और कोई उसका असर नहीं हुआ। ये हुँ, आखिरी इस 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र था। इस सत्र में राहुल गांधी को वहां मौजूद रहना चाहिए था जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और पूरे 10 साल की उपलब्धियां बताई गई। तो यही तो जी, मौका था जब आप 10 साल की कमियां बताते सदन के पटल पर खड़े होकर के। और जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आप कुछ भी कहें, अपोजिशन जो आपका विरोधी है, सत्ता पक्ष को भी आपकी बात सुननी पड़ती। 50 मिनट आपको समय मिलता, 50 मिनट 1 घंटा भाषण देते आप, जो बात घूम-घूम करके कह रहे हैं और कहीं नहीं पहुँच रहा है, वो बात वहाँ से पहुँचती पूरे देश में। तो जी, ये भी लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है और तमाम राजनीतिक तैयारियां करनी है, आपको जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अब ये चले गए और चले गए तो पूरब से पश्चिम की यात्रा होनी थी, दक्षिण से उत्तर की यात्रा वो कर चुके थे। तो पूरब से पश्चिम की यात्रा का रूट यही बनता जो आप देख रहे हैं कि बिहार में हुँ, आए तो सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों से निकल के आप बंगाल में गए तो उसे वैसे ही मुस्लिम बहुल इलाकों में गए, फिर झारखंड में गए तो वैसे ही मुस्लिम बहुल इलाकों में गए। तो ये 3 हो गए, ये 3 तो इन 3 से जो परसेप्शन क्रिएट होना है उसको परसेप्शन क्रिएट हो गया, आप कोई मैसेज वहाँ जी, छोड़ नहीं पा रहे हैं वहाँ से। हुँ, तो हुँ, इसका नुकसान अब मान लीजिए कि बिहार में और झारखंड में तो एलआई पार्टनर है, तो वहाँ तो मुस्लिम बहुल इलाके में आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो चूँकि एमओआई बिल्कुल, समीकरण आरजेडी का भी है, एमओआई समीकरण जेएमएम का भी है। जी, आप देखिए कल भी जो झारखंड में भी नई सरकार शपथ ली है, तो 3 लोग शपथ लिए हैं जिसमें कांग्रेस की तरफ से आलमगीर आलम ने शपथ ली है। तो वहाँ तो जी, ऑलरेडी आपका समीकरण बना हुआ है ना, वहाँ जाकर के तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। और हुँ, छत्तीसगढ़ में माफ़ करिएगा, पश्चिम बंगाल में जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ आप ट्रायंगुलर फाइट बना करके बीजेपी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हुँ, ये जो मुस्लिम बहुल वोट में कांग्रेस की सेंध है, नहीं उसमें ट्रायंगुलर फाइट बनाकर बीजेपी को नुकसान पहुँचा रहे हैं कि टीएमसी को नुकसान पहुँचा बीजेपी रहे को हैं? फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ट्रायंगुलर हाँ, फाइट बीजेपी को करके फ़ायदा पहुँचा बीजेपी रहे को हैं, फ़ायदा जी, पहुँचा रहे हैं। जी, और ये इस बात को उनका यात्रा प्लान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि आप कोई ऐसा काम न करें, किसी ऐसी जगह पर नहीं जाएँ, भले आपका तालमेल हो हुँ, या नहीं। पहले से हुँ, पता था कि पश्चिम बंगाल में हो सकता है तालमेल नहीं हो, और जो एक बार हम पहले भी 1-2 बार बता चुके हैं कि वहाँ हिंदू वोट का जो पोलराइज़ेशन है, 70% हिंदू वोट का वो बहुत ज़्यादा है, 60% तक है। तो वो जी, अगर थोड़ा-सा भी बढ़ गया तो बीजेपी चुनाव ज़्यादा सीटें लेकर के जीतेगी। तो उन हुँ, राज्यों में बचना चाहिए है। तो ये तो यात्रा की प्लानिंग देखिए, ये एक स्ट्रैटेजिकल गड़बड़ी है। पहले तो हुँ, बहुत सारी गड़बड़ियाँ आपके हाथ में नहीं है। नीतीश जी, कुमार बिल्कुल, आप छोड़ के जाएँ, ना जाएँ, ये आपके हाथ में नहीं था, ये नीतीश कुमार के हाथ हुँ, में था। और उन्होंने डिसाइड किया कि हमको छोड़ के जाना है, तो वो चले गए। कोई और भी जाना चाहेगा तो उसको आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में थी, वो चीज़ आप कर सकते थे। और अभी भी एक समय था, और हमने कई बार ये बात कही है कि अभी भी राहुल गांधी यात्रा बीच में स्थगित करके दिल्ली आ सकते थे। पार्लियामेंट के हाँ, सेशन में हिस्सा बिल्कुल, ले सकते थे। पार्लियामेंट के सेशन बिल्कुल, में हिस्सा ले सकते थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करके और फिर चले जाते। पिछली बार भी जी, यात्रा के बीच से वो कई बार दिल्ली आए। जब हुँ, उनकी यात्रा चल रही थी अक्टूबर 2021 में, और मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, और जिस दिन उनका चुनाव हुआ, जीते वो, उस दिन भी राहुल गांधी यहाँ आए थे, उनके साथ खड़े थे, पार्टी कार्यालय में उनके साथ थे। तो आ सकते थे। जब मीटिंग हो रही हो तब भी आप यात्रा स्थगित करके आ सकते हैं। ऐसा कोई पदयात्रा तो चल नहीं रही है, आप बस से यात्रा कर रहे हैं। तो आप जी, मीटिंग्स में बैठिए कम से कम, जहाँ आप राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बैठने से कांग्रेस के लिए सीट शेयरिंग की बात करना बहुत आसान हो जाती है। वो हुँ, सर्वोच्च नेता है पार्टी के, अगर उनके सामने लोग उनका लिहाज भी करेंगी विपक्षी पार्टियां, जहां आपको 4 सीट मिलनी है वहां 5 भी आप ले सकते हैं। आप जी, स्ट्रेटजी की बिल्कुल, बात करिए, जो स्ट्रेटजी की मीटिंग करनी है वो स्ट्रेटजी की मीटिंग करिए। और इतना ये ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यात्रा बिखरी हुई चल रही है या गठबंधन की तैयारी बिखरी हुई चल रही है, कांग्रेस की सारी तैयारी बिखरी हुई चल रही है। कांग्रेस की कांग्रेस सारी ने तैयारी, कांग्रेस ने अब 1.5 साल होने जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बने हुए, और कांग्रेस का पूरा संगठन नहीं बना। जी, किस्तों में उन्होंने पहले कार्य समिति बनाई, फिर उन्होंने महासचिवों की नियुक्ति की, और सचिवों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। और महासचिव बनाया है आपने प्रियंका गांधी को बिना किसी जिम्मेदारी के। जो जी, आज की तारीख में आपका सबसे करिश्माई नेता है, उसको आपने कोई जिम्मेदारी ही नहीं दी है। हुँ, पहले वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, आपने वहां से हटा दिया, वहां अविनाश पांडे प्रभारी हो गए। तो प्रियंका गांधी क्या करेंगी? उनको क्या महासचिव बना रखा है आपने? मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो जैसे होते हैं, आपने जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो रखा हुआ है। उनको आप जी, प्रभार दीजिए उन राज्यों का जहां आपको लग रहा है कि जो कमजोर राज्य हैं और उनके जाने से असर होना है, तो वो करिए। राज्यसभा भेजना है तो सोनिया गांधी जाएंगी कि प्रियंका गांधी जाएंगी? हिमाचल प्रदेश से जाएंगी, तेलंगाना से जाएंगी, राजस्थान से जाएंगी, रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा? लड़ेगा भी कि कोई नहीं लड़ेगा? नहीं ये ये भी बड़ा सवाल है कि रायबरेली छोड़ रही है, ऐसी चर्चाएँ आ रही है कि सोनिया गांधी, मतलब सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। और देखिए जो हमने कहा यह बात
मतलब यह लोगों के बीच जा रहा है कि मुसलमानों के बीच जाकर राहुल गांधी मोदी की जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आपने प्रियंका गांधी की बात कर दी और सोनिया गांधी की बात कर दी। सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्या संदेश आ जाएगा? उधर वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल क्या कह दिया, जिसे लेकर इतना बीजेपी वालों ने वायरल करा दिया कि 400 सीटें आपको, मतलब बीजेपी को। तो ये दोनों बातें जो है ये समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा पदाधिकारियों की बात, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति पदाधिकारियों की सूची आज तक जारी नहीं हुई है। मदन मोहन झा का पूरा कार्यकाल खत्म हो गया। अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बने भी साल भर से अधिक हो गए हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष है। क्या तैयारी करेंगे? जी। वो ये तो पूरा बिखरा हुआ पूरा सिस्टम है। देखिए उन्होंने जी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो उन्होंने तंज में कहा कि आपका एक नारा हम्म, है, अब की बार 400 पार, ये आपका उल्टा भी पड़ सकता है, बूमरैंग भी हो जाएगा। अब की बार हम अपोजिशन मिल करके आपको 100 के नीचे रोक देगा। लेकिन जी। बाकी बातें जैसे अब की बार 400 के पार कही, लाफ्टर हो गया, लोग हँसने लगे। प्रधानमंत्री बैठे हुए थे हाउस में, वो हँसने लगे, सदन के नेता बैठे हुए थे पीयूष गोयल, वो हँसने लगे, सब लोग हँसने लगे, तो खड़गे जी की आधी बात रह गई। और इसको हम्म, बीजेपी ने वायरल कर दिया। और कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट कितना लचर है, कितना खराब है कि ये लोग उसको काउंटर ही नहीं कर सके। बिल्कुल नहीं। उसको काउंटर मतलब जयराम रमेश राहुल गांधी की यात्रा में घूम रहे हैं, जो संचार विभाग के प्रमुख हैं। तो जी। आपको वहां से सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा की कवरेज करनी है, या पूरे देश में जो परसेप्शन बिगड़ गया एक साधारण सी बात से, जो गलत बात थी, बीजेपी ने आधी बात प्रचारित कर दी, आधी बात छोड़ दी। तो काउंटर करना जी। था, ओरिजिनल वीडियो लेकर के जाना था, जो रिकॉर्डिंग राज्यसभा की थी वो लेकर के आपको अपने हैंडल से इसको प्रचारित करना था। लेकिन कांग्रेस ने वो नहीं किया। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस किस तरह से जी। चुनाव की तैयारी करते हुए है। हम्म, तो इंडिया में अभी जो हम लोग फिर से वापस उस बात पर लौटे, जो जो कोर थीम है हम लोगों की बातचीत की, कि बिल्कुल। इंडिया का क्या भविष्य होगा, वो इतिहास हो जाएगा या चुनाव वो लोग मिल करके लड़ेंगे। ये बात अभी भी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है। जो प्रशांत किशोर ने कही है कि 60% वोट एंटी बीजेपी है, जी। इसका मतलब है कि आपको उस वोट को अपनी तरफ करने के उपाय करने हैं। हम्म, जो आपने पूछा कि अब क्या ये हो पाएगा, जी। ये अभी भी बिल्कुल। संभव है कि हो पाएगा, क्योंकि बड़े हम्म, राज्यों में तो अलायंस कमोबेश सब ठीक हो रहे हैं। और अनेक राज्य हैं जहां कांग्रेस को अकेले लड़ना है। जैसे कांग्रेस ने दक्षिण के इस राज्यों में कांग्रेस ने अपनी स्थिति काफी मजबूत की है। ये जो ममता हम्म, बनर्जी कह रही हैं 40 सीट वाली, वो उनकी अपनी चिंता है कि उनको पिछली बार की तरह 22 सीटें आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। देखिए उनका क्रमशः उनकी भी सीटें लगातार कम होती गई हैं। उनको भी 35 सीट 33 34 सीट आई थी जी। 2014 में, और वहां से हम्म, उन 12 सीटें गंवा बैठी, वो 22 सीट पर आ गई। तो आगे और भी नुकसान उनको हो सकता है। कांग्रेस ने तो अपनी 40 सीटें, वो जो कह रही है अभी जो 52 सीटें हैं, वो तो उसने इंश्योर कर लिया है दक्षिण भारत से। हम्म, जो अलायंस है उसका कर्नाटक से, उसने आंध्र प्रदेश में बड़ा दांव चला। अपने जो मुख्यमंत्री की बहन है वाईएस शर्मिला, उनको जी। शर्मिला को पार्टी में शामिल कराया और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो हम्म, ये देखिए तमिलनाडु और पूरा दक्षिण के सारे राज्य ना, वो बहुत नाटकीयता वाले राज्य हैं, बड़े ड्रामे वहां जी। होते हैं। हम सब लोगों ने हम्म, एक ड्रामा देखा था उसी आंध्र प्रदेश में, कि एनटी रामाराव ने 70 साल की उम्र में तीसरी पत्नी ले आई। उन्होंने उनकी जो तीसरी पत्नी आई, फिर परिवार में झगड़ा हो गया, परिवार के लोग बागी हो गए, फिर दामाद ने सत्ता, उनकी पार्टी हड़प ली और सत्ता में आ गए चंद्रबाबू नायडू। तो ये ड्रामा हम जी। सब लोगों ने देखा था। वहां इस तरह के हम्म, ड्रामे होते रहते हैं। तो उसी हम्म, तरह का एक फैमिली ड्रामा अभी हो रहा है। तो मुख्यमंत्री की बहन, सगी बहन, जिन्होंने जगनमोहन को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ा रोल निभाया है, वो कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई हैं। और वो वहां कांग्रेस को चुनाव लड़ा रही हैं। उनके पास साधन भी है और उनकी एक पहचान भी है, लोकप्रियता है। और अभी हाल के दिनों में एनटीआर के बाद जो सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हुए हैं वाईएसआर रेड्डी, उनकी बेटी हैं वो। तो वो जी। वहां उन्होंने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस जहां आप 1.5% वोट पर है, 1.7% वोट आया था पिछली बार कांग्रेस पार्टी को आंध्र प्रदेश में, वहां उसने हम्म, अपनी स्थिति ठीक की है। तेलंगाना में सरकार बनी है, स्थिति ठीक की है। कर्नाटक में सरकार बनी है तो स्थिति ठीक की है। केरल में तो पिछली बार 20 में से 19 सीटें कांग्रेस अलायंस ने जीती थी, अकेले कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। वहां अपनी स्थिति उसने ठीक की है। तमिलनाडु में फिर डीएमके से तालमेल हो गया है 7 पार्टियों के साथ, और 9 सीटें कांग्रेस को मिल गई हैं। तो कांग्रेस ने अपना जो अभी उसके पास जितनी सीटें हैं, उतनी सीटें साउथ से बचाने या ले आने के उपाय उसने कर दिए हैं। इसलिए ममता बनर्जी जी। को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 40 भी सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी। उनको अपने हम्म, वोट की, अपनी सीट की चिंता करनी है। अब बाकी जो बचे स्टेट हैं, जो दक्षिण के स्टेट छोड़ दीजिए, दक्षिण में तो बीजेपी के लिए बहुत चुनौती है, बीजेपी को बहुत मुश्किल हम्म, होगी। दक्षिण में बीजेपी के पास अभी
30 सीटें थी, 30-31, वो बिल्कुल। लग हम्म। नहीं रही है कि उतनी सीटें बीजेपी वहां से बचा पाएगी। हम्म। नॉर्थ में भी जो अगर महाराष्ट्र में स्थिति ठीक रह जाती है, अगर महाराष्ट्र में कोई खेला नहीं होता है और ये चारों पांचों पार्टियां जो साथ में आई हैं लड़के मिल के लड़ती हैं, अभी कुछ सीटों को लेकर के मामला लटका हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मोटे तौर पर वहां अलायंस 11 कांग्रेस और 7 आरएलडी को दे करके और अखिलेश यादव ने अलायंस किया हुआ है। एक दो जी। सीट हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को एक दो सीट और मिल जाए और एक सीट कोई आरएलडी को भी और मिल जाए, और 2 सीटें हो सकता है कि इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए छोड़ी जाए मेनका गांधी और वरुण गांधी के लिए। पीलीभीत और सुल्तानपुर सीट से उनके इस बार निर्दलीय लड़ने की चर्चा है। ये कहा जा रहा है कि वो लोग जी। बीजेपी के टिकट से नहीं लड़ेंगे, तो उनको हम्म। दी जाए। तो उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष ने अपना गेम सजा लिया है, वो राज्य जहां अयोध्या का सबसे ज्यादा असर होना है। झारखंड में अलायंस बना हुआ है, अखिलेश लेकिन यादव बार बार कह रहे हैं, आज तो सूत्रों का हवाला दे रहे हैं पत्रकारों की तरह कि सारे हाँ, सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव पत्रकार बन गए हैं और कह रहे हैं कि सारे सांसदों का। देखिए, यदि सभी सांसदों का टिकट उत्तर प्रदेश में कट रहा है तो बिहार में क्या होगा? ये उन्होंने सूत्रों के हवाले से कल ही खबर दी थी जी। और कि हाँ। उनके पास बेचैन है और कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीजें उन्होंने बताई थी। और हम लोग जी। बिहार को लेकर के ये बात पहले कह चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार हाँ। से तालमेल हो गया तो बिहार में हम्म। अनेक लोगों की टिकटें कटेगी, बीजेपी बहुत सारे लोगों की बिल्कुल। टिकट काटेगी। गुजरात भी हम्म। एक राज्य है जहां बीजेपी अपने ज्यादातर लोगों की टिकट काट देगी, ज्यादातर एमपीज की टिकट काट देगी। तो जी। उत्तर प्रदेश में अलायंस बन गया है, झारखंड में अलायंस हम्म। बना हुआ है, बिहार में कमजोरी हो गई, वो सबके सामने है, छोड़ के चले गए नीतीश कुमार, तो अब कुछ बचा नहीं वहां। ये लोग लड़ेंगे लेकिन वो स्थिति कमजोर हो गई। प्रशांत किशोर की माने तो 39 सीट रिपीट नहीं कर पाएगी बीजेपी। इसका मतलब है कि एक दो सीटों का गेन यहाँ भी हो सकता है कि एक जी। दो जितना हो उतना हो जाएगा कांग्रेस और आरजेडी हम्म। अलायंस को। बाकी जो राज्य हैं जहां कांग्रेस को अकेले लड़ना है, वहां कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, ये काम इन लोगों ने कर दिया कि राज्यों में तुरंत ही लीडरशिप चेंज कर दी। जी। हर राज्य में उन्होंने तुरंत कर दिया ये काम, तुरंत चुनाव के बाद किया। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को उसी समय वो जिम्मेदारी सौंप दी गई, उसी तरह से यहाँ झारखंड में भी, माफ करिएगा, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी डोटासरा को और वो टीकाराम जूली को, जो नेता, जो कॉम्बिनेशन के नेता थे वहां, जाट दलित का, यहाँ पिछड़ा आदिवासी का, ये एक समीकरण बीजेपी ने तीनों राज्यों में बेनात बना दिया है जहां उसको अकेले जी। चुनाव लड़ना है। तो हम्म। अभी भी अलायंस अभी भी हो सकता है कि कांग्रेस ने 400 बना दिया ना, सीटों पर कांग्रेस ने 1-1 बना नहीं दिया हो। ना जहां के लिए। कांग्रेस ने बनाया ना जहां के लिए लड़ना है समीकरण, कांग्रेस जो ने नए जहां अध्यक्ष बने। ये लड़ना है वहां कांग्रेस हाँ। ने अपना अलायंस बना दिया। जो जी। हम 3 जी। राज्यों का जिक्र हमने किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। जी। राजस्थान में ऑलरेडी शक्ति सिंह गोहिल को बना करके रखा हुआ है पहले से उसने वहां। जी। हरियाणा में हम लोग सब जानते हैं कि एक मजबूत लीडरशिप वहां दिया हुआ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ एक हम्म। दलित उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से दलित जाट हरियाणा में भी बनाया है, दलित और जाट का राजस्थान में भी बनाया है। तो ये अपना समीकरण कांग्रेस ने बना रखा है वहां। जी। तो 400 सीट नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि 350 सीट, 450 सीट ऐसी हो जहां अपोजिशन का एक कैंडिडेट हो, बीजेपी का भी एक ही कैंडिडेट हम्म। हो। वो फिर वहां लड़ाई की बात होगी कि आप जो वो 60% वोट है एंटी बीजेपी, उस वोट को अपने साथ कैसे ले आते हैं, कैसे लड़ते हैं। 20 मार्च को राहुल गांधी लौट आएंगे, उनकी यात्रा मुंबई में खत्म हो जाएगी 20 मार्च को। उसके बाद 2 महीने का समय बचेगा, 20 मई तक चुनाव की प्रक्रिया हो सकता है चले, 15 मई तक। इस 2 महीने में वो किस तरह से कैंपेन करते हैं, किस तरह से हम्म। कांग्रेस कैंपेन प्लान करती है। देखिए, बीजेपी का कैंपेन तो अभी शुरू हो जाएगा, अभी जी। जैसे पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा उसके पहले भी होगा। अभी वीकेंड में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उड़ीसा जाना है उनको, असम जाना है उनको। अभी वो सेशन के बीच में भी वीकेंड आएगा तो प्रधानमंत्री के दौरे होंगे, रैलियां होंगी। और जी। अपोजिशन बिल्कुल। का एक भी अपोजिशन की रैली नहीं हुई है। तो अभी नहीं। जो सीट बंटवारे की बात चल रही है, इसको जितनी जल्दी रैप अप करें, जितनी जल्दी बातचीत खत्म हो। कल दूसरे दौर की बात हुई है महाराष्ट्र में, तो जितनी जल्दी रैप अप करें, सीट बंटवारा खत्म करें। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि 8 साझा रैलियां होंगी चुनाव की घोषणा से पहले। तो इंडिया जी। ब्लॉक की वो जो 8 साझा रैलियां प्लान्ड हैं, उसकी घोषणा हो जानी चाहिए, वो 8 रैलियां होनी चाहिए। ऐसा भी खोजना चाहिए कि राहुल गांधी की जिन क्षेत्रों में यात्रा चल रही है, उन्हीं क्षेत्र में कहीं रख दे जहां राहुल गांधी भी आकर के शामिल हो जाएं और बाकी सारे नेता भी पहुंच जाए। ये तो प्लान सही करने बात। की बात, ये तो आइडिया की बात है। आपको अगर राहुल गांधी की बिल्कुल। यात्रा आगे अभी रहनी है, 13 जिलों में जाएंगे झारखंड में, और वहां से उनको छत्तीसगढ़ भी जाना है, उत्तर प्रदेश भी जाना है, तो प्लान कर लीजिए इन राज्यों में रैली, और जी। राहुल गांधी पहुंचे और आप वहां विपक्ष की रैली हो जाए। चुनाव के पहले 8 रैली अगर करनी है, साझा रैली, तो अब तो समय कहाँ है। अब तो चुनाव की घोषणा में 1 महीने और है, ज्यादा से ज्यादा 35 दिन, 36 दिन है, 37 दिन। तो इस बीच जी। अगर 8 रैली करने की प्लानिंग थी तो वो कर लेनी चाहिए। नहीं तो ये भी एक जुमलेबाजी हो गई कि 8 रैली करेंगे,
सीट बंटवारा हम लोग कितनी बार कह चुके, यही कि 19 दिसंबर को तय हुआ था कि 3 हफ्ते में सीट बंटवारा करेंगे। अब तो 1.5 महीने हो गए, तो सीट बंटवारा भी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो सीट बंटवारा कर ले, अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी भी देखिए, बीजेपी खुद भी नहीं मान रही है कि अभी लड़ाई हम जीत गए। अगर बीजेपी मतलब लड़ाई मानती खत्म नहीं हुई है, राहुल गांधी को अपनी मूर्खता सुधारने की जरूरत है, अपनी देरी जो सुधारने गलतियां की हैं, जरूरत है। बिल्कुल उनकी जो जी गलतियां हैं उसको अभी भी दुरुस्त कर सकते हैं, और वही नहीं, जी। समूचा इंडिया ब्लॉक अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकता है। एक साझा हम्म। रैली प्लान हुई थी, मुंबई की बैठक में तय किया था कि भोपाल में करेंगे, और वो हाँ, रैली क्या हुआ? कमलनाथ ने रद्द करा दी। कमलनाथ जी। ने रद्द करा दी वो रैली। तो अब तो हम्म। नहीं है, अब तो मान लीजिए कहीं चुनाव नहीं है, आप रैली प्लान करिए और उस रैली को कर डालिए। अगर 1.25 महीने और चुनाव में की घोषणा में बचे हैं और उसके पहले 8 रैलियां करनी है, ये बात खड़गे ने कही है, तो वो 8 रैलियां कर दीजिए। टिकट बंटवारा कर लीजिए, चुनाव की स्ट्रेटजी, चुनाव की घोषणा के बाद 2 महीने कैसे कैंपेन चलना है उसकी स्ट्रेटजी बना लीजिए। तो ये जी। सब चीजें अभी भी ठीक कर सकते हैं ये। और देखिए, हम कह रहे थे कि बीजेपी ने भी नहीं मान लिया है कि हम जीत गए। वो 400 पार की हम्म। बात कर रही है, बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें तो लानी ही लानी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। और हम्म। अयोध्या के बाद भी अगर इतने उपाय करने पड़ रहे हैं बीजेपी को, अयोध्या हम्म। करने के बाद भी नीतीश कुमार की जरूरत है, झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल भेजने की जरूरत है, सरकार अस्थिर करने की जरूरत है, तो इसका मतलब कि बीजेपी भी अभी डन डील नहीं मान रही है। उसको भी है कि मुकाबला हो सकता है कहीं से भी। जी। चुनाव में कोई भरोसे में नहीं रह सकता है। ज्ञानेश्वर जी, आप तो इतने चुनाव आपने कवर किए हैं, नेता बिल्कुल जिस समय बिल्कुल। सबसे ज्यादा भरोसे में रहता है उस समय चुनाव हार जाता है। और जब शरद जब यादव, शरद यादव तो धरना पर बैठ गए थे बैठ मधेपुरा में गए कि थे, मैं हार गया और चुनाव जीत गए। और लालू 1999 यादव का हार चुनाव गए। था वो, जी। 1999 का चुनाव था, वो बैठे हुए थे धरने पर कि भाई अब तो वो कि हम, धांधली हुई पार्लियामेंट है बहुत कीजिए। ज्यादा, बहुत धांधली हुई है जी। और हम चुनाव हार जाएंगे। ये हाँ। 99 का था या 2004 का था, मतलब जो भी चुनाव था नहीं, वो 99 का था, 99 का था। 99 का था। तो वो जी और चुनाव जीत गए तो दरी उठाई चल दिए। तो जी। ये बिल्कुल। जब हम लोगों को दिल्ली में, जब हम लोकल रिपोर्टिंग में थे, यहाँ जगदीश टाइटलर ये बात हमेशा कहते थे कि हम जब जाते हम्म। हैं बड़े भरोसे में रहते हैं कि इस बार तो जीत ही जाएंगे, और काउंटिंग के पहले पार्टी शुरू कर देते हैं, उसमें हार जाते हैं। और जब आशंका लगी रहती है कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो जीत जाते हैं। तो चुनाव जो है ना, उस तरह से है ये हिट, जैसे हिट फिल्म बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जी। शाहरुख खान को लेकर के और बहुत बढ़िया कास्ट लेकर के शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पिट जाएगी और दूसरी फिल्म हिट हो जाएगी, सेम डायरेक्टर की। बिल्कुल। तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। उसी जी। तरह से राजनीति में भी चुनाव जीतने का कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप चुनाव जीत ही गए। तो इसलिए कांग्रेस आखिरी समय तक अपना लगी रहती है। और ये एक हमारे मित्र हैं, वो बड़ी अच्छी राजनीतिक समझ वाले, वो कहते हैं ज्ञानेश्वर जी की, एक विद्यार्थी है जो पूरे साल पढ़ाई करता है, जी। और एक विद्यार्थी है जो परीक्षा के समय पढ़ने आता है। तो हम्म। उसमें तो पास करने की गारंटी तो उसी की रहेगी ना जिसने साल भर पढ़ाई की है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह सालों भर पढ़ाई करते हैं, 5 साल पढ़ाई करते रहे अगले 5 साल के लिए। और जी। कांग्रेस के लोगों की पढ़ाई और पूरे इंडिया ब्लॉक की पढ़ाई चुनाव के समय शुरू होगी। जब चुनाव की घोषणा हम्म। शुरू हो जाएगी तब पढ़ाई करने चलेंगे, किताब लेकर के बैठेंगे, सिलेबस खोलेंगे। तो ये उससे काम नहीं चलेगा। उनको अभी तमाम तुरंत अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए है। और अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। ठीक है, तो डन डील नहीं है, लड़ाई अभी शुरू हुई है। राहुल गांधी अपनी गलतियों को सुधारे, देरी को खत्म करे, तो अब भी चुनाव लड़ा जा सकता है, मोदी को हराया जा सकता है, मोदी से मुकाबला किया जा सकता है। यदि नहीं लड़े तो मोदी की जीत तो है ही, इंडिया हिस्ट्री बन ही जाएगा। तो हम चर्चा करते रहेंगे, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, चर्चा और बढ़ेगी। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।